दोस्तों नमस्कार। बिहार होमगार्ड में बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आई है। बिहार के विभिन्न जिलों में होमगार्ड की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पदों की कुल संख्या 15,000 है। 10+2 और इंटर पास युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। होमगार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2025 है। पंजीकरण शुल्क भुगतान की आखिरी तारीख भी 16 अप्रैल 2025 से रखी गई है। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। होमगार्ड के लिए 1 जनवरी 2025 तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर के लिए आयु सीमा न्यूनतम 19 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 1 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी को 10+2 यानी इंटरमीडिएट अथवा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिए सक्षम होना चाहिए। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य ईडब्ल्यूएस से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये रखा गया है। इसमें थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। वहीं एससी एसटी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि से जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं होमगार्ड के लिए शारीरिक मापदंड क्या रखा गया है। इसमें पहला है ऊंचाई। सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिलों जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आते हैं के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 फीट 2 इंच ऊंचाई होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर रखी गई है। दूसरा है सीने का माप। सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर के लिए सीना बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। वहीं पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के जिलों पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए 30 इंच यानी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए ये शारीरिक मापदंड लागू नहीं होगा। यह नोट करें कि थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होगा। होमगार्ड का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्षों की सेवा होमगार्ड बिहार को देने पर सहमत हैं। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 6006 है। ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 1495, एससी के लिए 2399, एसटी के लिए 159 है, ईबीसी के लिए 2694, बीसी के लिए 1800, बीसी फीमेल के लिए 447 है, पुरुष सैनिकों के लिए 299 पद रखे गए हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 15,000 होती है। आइए देखते हैं जिलावार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। सबसे अधिक रिक्तियां पटना जिला में हैं, जिसमें कुल पद 1479 है। इसमें महिलाओं के लिए 502 पद और पूर्व सैनिकों के लिए 30 पद आरक्षित रखा गया है। नालंदा में पदों की संख्या 812 है। इसमें महिलाओं के लिए 276 और पूर्व सैनिकों के लिए 16 पद आरक्षित हैं। रोहतास में पदों की संख्या 559 है। इसमें महिलाओं के लिए 189 और पूर्व सैनिकों के लिए 11 पद आरक्षित हैं। भोजपुर में पदों की संख्या 511 है। इससे महिलाओं के लिए 174 और पुरुष सैनिकों के लिए 10 पद आरक्षित हैं। बक्सर में पदों की संख्या 312 है। इससे महिलाओं के लिए 107 और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित रखे गए हैं। कैमूर भभुआ में पदों की संख्या 241 है। इसमें महिलाओं के लिए 82 और पुरुष सैनिकों के लिए 5 पद आरक्षित हैं। गया में पदों की संख्या 909 है। इसमें महिलाओं के लिए 308 और पुरुष सैनिकों के लिए 18 पद आरक्षित रखे गए हैं। जहानाबाद में पदों की संख्या 317 है। इसमें महिलाओं के लिए 107 और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित रखे गए हैं।
औरंगाबाद में पदों की संख्या 217 है। इसमें महिलाओं के लिए 73 और पुरुष सैनिकों के लिए 4 पद आरक्षित रखे गए हैं। नवादा में पदों की संख्या 361 है। इसमें महिलाओं के लिए 122 और पुरुष सैनिकों के लिए 7 पद आरक्षित रखे गए हैं। छपरा में पदों की संख्या 690 है। इसमें महिलाओं के लिए 234 है और पुरुष सैनिकों के लिए 14 पद आरक्षित रखे गए हैं। सीवान में पदों की संख्या 231 है। इसमें महिलाओं के लिए 78 और पुरुष सैनिकों के लिए 5 पद आरक्षित रखे गए हैं। गोपालगंज में पदों की संख्या 395 है। इसमें महिलाओं के लिए 134 है और पुरुष सैनिकों के लिए 8 पद आरक्षित रखे गए हैं। मुजफ्फरपुर में पदों की संख्या 296 है। इसमें महिलाओं के लिए 101 है और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित रखे गए हैं। सीतामढ़ी में पदों की संख्या 439 है। इसमें महिलाओं के लिए 150 और पुरुष सैनिकों के लिए 9 पद आरक्षित रखे गए हैं। शिवहर में पदों की संख्या 78 है। इसमें महिलाओं के लिए 27 और पुरुष सैनिकों के लिए 2 पद आरक्षित रखे गए हैं। पश्चिम चंपारण में पदों की संख्या 311 है। इसमें महिलाओं के लिए 107 और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित रखे गए हैं। पूर्वी चंपारण में पदों की संख्या 474 है। इसमें महिलाओं के लिए 162 और पुरुष सैनिकों के लिए 9 पद आरक्षित रखे गए हैं। वैशाली में पदों की संख्या 476 है। इसमें महिलाओं के लिए 162 और पुरुष सैनिकों के लिए 10 पद आरक्षित रखे गए हैं। दरभंगा में पदों की संख्या 741 है। इसमें महिलाओं के लिए 253 और पुरुष सैनिकों के लिए 15 पद आरक्षित हैं। मधुबनी में पदों की संख्या 607 है। इसमें महिलाओं के लिए 206 और पुरुष सैनिकों के लिए 12 पद आरक्षित हैं। समस्तीपुर में पदों की संख्या 731 है। इसमें महिलाओं के लिए 249 और पुरुष सैनिकों के लिए 15 पद आरक्षित हैं। सहरसा में पदों की संख्या 74 है। इसमें महिलाओं के लिए 25 और पुरुष सैनिकों के लिए 1 पद आरक्षित है। सुपौल में पदों की संख्या 144 है। इसमें महिलाओं के लिए 48 और पुरुष सैनिकों के लिए 3 पद आरक्षित हैं। मधेपुरा में पदों की संख्या 193 है। इसमें महिलाओं के लिए 65 है और पुरुष सैनिकों के लिए 4 पद आरक्षित हैं। भागलपुर में पदों की संख्या 666 है। इसमें महिलाओं के लिए 225 और पुरुष सैनिकों के लिए 13 पद आरक्षित हैं। बांका में पदों की संख्या 294 है। इसमें महिलाओं के लिए 99 और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित हैं। पूर्णिया में पदों की संख्या 280 है। इसमें महिलाओं के लिए 96 और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित हैं। अररिया में पदों की संख्या 122 है। इसमें महिलाओं के लिए 41 और पुरुष सैनिकों के लिए 2 पद आरक्षित हैं। किशनगंज में पदों की संख्या 280 है। इसमें महिलाओं के लिए 96 और पुरुष सैनिकों के लिए 6 पद आरक्षित रखे गए हैं। कटिहार में पदों की संख्या 484 है। इसमें महिलाओं के लिए 164 और पुरुष सैनिकों के लिए 10 पद आरक्षित रखे गए हैं। मुंगेर में पदों की संख्या 171 है। इसमें महिलाओं के लिए 57 और पुरुष सैनिकों के लिए 3 पद आरक्षित हैं। लखीसराय में पदों की संख्या 123 है। इसमें महिलाओं के लिए 41 और पुरुष सैनिकों के लिए 2 पद आरक्षित हैं। शेखपुरा में पदों की संख्या 192 है। इसमें महिलाओं के लिए 65 और पुरुष सैनिकों के लिए 4 पद आरक्षित हैं। खगड़िया में पदों की संख्या 111 है। इसमें महिलाओं के लिए 38 है और पुरुष सैनिकों के लिए 2 पद आरक्षित हैं। जमुई में पदों की संख्या 257 है। इसमें महिलाओं के लिए 87 और पुरुष सैनिकों के लिए 5 पद आरक्षित हैं। बेगूसराय में पदों की संख्या 422 है। इसमें महिलाओं के लिए 144 और पुरुष सैनिकों के लिए 8 पद आरक्षित हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 15,000 होती है। इसमें महिलाओं के लिए 5,094 पद आरक्षित हैं, जबकि पुरुष सैनिकों के लिए 299 पद आरक्षित रखे गए हैं। यह नोट करें कि अरवल जिला, पुलिस जिला नवगछिया और पश्चिम चंपारण के बगहा में कोई पद खाली नहीं है। आइए देखते हैं शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो कुल 15 नंबरों की होगी। शारीरिक परीक्षा निम्न प्रकार से ली जाएगी। इसमें पहला है अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक पंजीकरण एवं सत्यापन के बाद सर्वप्रथम दौड़ होगा। निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे और आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे। दूसरा है दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी, उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा और आगे की प्रतिस्पर्धाओं जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे। ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक इवेंट्स में अलग अलग अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक तीनों इवेंट में अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो उन्हें दूसरी तिथि में मौका नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के मापदंड एवं अंगों के प्रावधान निम्न प्रकार से होंगे। इसमें पहला है दौड़। इसमें पुरुषों को 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट की समय सीमा के अंदर पूरी करनी होगी। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा है ऊंची कूद।
पुरुषों के लिए ऊंची कूद में निम्न प्रकार से अंक प्रदान किए जाएंगे। 4 फीट से कम ऊंची कूद में कोई अंक नहीं मिलेगा। 4 फीट कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 1 अंक दिए जाएंगे। वहीं 4 फीट 3 इंच तक के लिए 2 अंक, 4 फीट 6 इंच के लिए 3 अंक, 4 फीट 9 इंच के लिए 4 अंक और 5 फीट तक कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को ऊंची कूद में 3 फीट से कम पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 3 फीट पर 1 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट 3 इंच पर 2 अंक, 3 फीट 6 इंच पर 3 अंक, 3 फीट 9 इंच पर 4 अंक। वहीं 4 फीट तक ऊंची कूद वाली महिला अभ्यर्थियों को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तीसरा है लंबी कूद। इसमें पुरुषों के लिए लंबी कूद के लिए निम्न प्रकार से अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें 12 फीट तक के कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। 13 फीट से अधिक एवं 14 फीट तक 2 अंक, 14 फीट से अधिक और 15 फीट तक 3 अंक, 15 फीट से अधिक और 16 फीट तक 4 अंक और 16 फीट से अधिक लंबी कूद वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए लंबी कूद में 9 फीट तक कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। 9 फीट से अधिक और 10 फीट तक 1 अंक प्रदान किया जाएगा। वहीं 10 फीट से अधिक और 11 फीट तक 2 अंक, 11 फीट से अधिक और 12 फीट तक 3 अंक, 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक 4 अंक और 13 फीट से अधिक लंबी कूद वाली महिला अभ्यर्थियों को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। चौथा है गोला फेंक। पुरुषों के लिए गोला फेंक में निम्न प्रकार से अंक प्रदान किए जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। 16 फीट से अधिक और 17 फीट तक 1 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से अधिक और 18 फीट तक 2 अंक, 18 फीट से अधिक और 19 फीट तक 3 अंक, 19 फीट से अधिक और 20 फीट तक 4 अंक और 20 फीट से अधिक दूर तक गोला फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं महिलाओं के गोला फेंक में 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकने के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। 10 फीट से अधिक और 11 फीट तक गोला फेंकने पर 1 अंक दिए जाएंगे। 11 फीट से अधिक और 12 फीट तक 2 अंक, 12 फीट से अधिक और 13 फीट तक 3 अंक, 13 फीट से अधिक और 14 फीट तक 4 अंक और 14 फीट से अधिक दूर तक गोला फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसमें आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, फ्लैट फुट, नॉकिंग नी, हगलाहट सहित अन्य शारीरिक मापदंडों की जांच की जाएगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को जांच में मेडिकली फिट घोषित किया जाएगा। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी। प्रत्येक जिले में होम गार्ड पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में तीनों प्रतियोगिताओं ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। रिक्ति के विपरीत 1.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट बनाने में किन प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इससे पहला है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का स्थान मेरिट लिस्ट में वरीयता पर रखा जाएगा। दूसरा है समान अंक और समान जन्मतिथि की स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेरिट लिस्ट में वरीयता पर रखा जाएगा। तीसरा है शैक्षणिक योग्यता समान होने पर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा इंटरमीडिएट में अधिक अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी का स्थान मेरिट लिस्ट में वरीयता पर रखा जाएगा। चौथा है इसके बाद भी स्थिति समान होने पर अभ्यर्थी के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेरिट लिस्ट में वरीयता पर रखा जाएगा। आइए देखते हैं अभ्यर्थियों का चयनित सत्यापन और पहचान किस प्रकार से की जाएगी। नामांकन से पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चयनित सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा अभ्यर्थी के द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नामांकन के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने पर ऐसे उम्मीदवार को नामांकन के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसी रहेगी। अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं केवल उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरता है तो ऐसी स्थिति में उसके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आवेदन पत्र किसी भी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदकों को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें आवेदक के द्वारा पहले अपनी व्यक्तिगत सूचना दर्ज की जाएगी। इसी क्रम में आवेदन पत्र में सभी कॉलम में आवश्यक वांछित सूचना अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी।
इसके बाद ऑनलाइन पत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अन्य सभी वांछित दस्तावेज जैसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा आरक्षण के दावे हेतु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के बाद स्क्रीन पर पंजीकरण नंबर प्रदर्शित होगा, जिसका उपयोग आवेदक के द्वारा भविष्य में किसी भी आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही पंजीकरण नंबर आवेदक के द्वारा पंजीकृत मोबाइल फोन और ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट और डाउनलोड कर सुरक्षित रखना होगा। यह नोट करें कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदन भरने की अंतिम तारीख से पूर्व किसी गलत भरी गई सूचना को सुधार सकते हैं। हालांकि आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, फोटो, ईमेल आईडी और आवेदित जिला में से किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी सूचनाएं सही अंकित करें। अगर कोई सूचना झूठी या गलत साबित होती है तो आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाली अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आइए देखते हैं होमगार्ड के लिए वेतनमान कितना रखा गया है। होमगार्ड को 5200 से 20,200 पे स्केल के तहत वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा दैनिक ड्यूटी भत्ता, वर्दी भत्ता और चिकित्सा लाभ आदि सुविधाएं भी मिलेगी। आइए देखते हैं होमगार्ड के चयन में कौन शामिल होंगे। होमगार्ड का चयन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला होमगार्ड चयन समिति के द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे। इसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, पुलिस अधीक्षक सदस्य, जबकि जिला कमांडेंट होमगार्ड सदस्य सचिव और जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।